डाउरी डेथ। डाउरी डेथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। डाउरी डेथ क्या है, डाउरी डेथ की डिफिनीसन क्या है, इसे किस प्रोविज़न में बताया गया है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, इससे रिलेटेड केस लॉज क्या हैं, इसके लिए पनिशमेंट क्या है, इसको किस तरह के ऑफेंस के रूप में, यानी इसके ऑफेंस का नेचर क्या है, और केस लॉज के साथ हम लोग विशेष रूप से इसका उल्लेख करेंगे। तो आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो सबसे पहले बात की जाए इसके इंट्रोडक्शन की, तो डाउरी हैज़ बीन ए परसिस्टेंट सोशल एविल इन इंडिया ऑफ्टन रिजल्टिंग इन हरासमेंट, क्रुएल्टी एंड इवन डेथ ऑफ मैरिड वुमेन। टू कर्ब दिस, द भारतीय न्याय संहिता BNS incorporates specific provisions dealing with dowry death and cruelty by husband or relative supported by evidentiary presumptions under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यानी कहा जा रहा है कि ये एक सामाजिक बुराई है और जिसका परिणाम ये होता है कि इसमें प्रताड़ना, क्रूरता और ये उस विवाहित महिला की मृत्यु तक इससे होती है। और भारतीय न्याय संहिता में इसे अपराध के रूप में वर्णित किया गया है और जिसका नाम है डाउरी डेथ। और इसके बाद एक अलग से ऑफेंस फिर इसके लिए है क्रूएल्टी, और उसके रिलेटिव और हस्बैंड उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसका दायित्व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणाओं के माध्यम से उसके हस्बैंड या रिलेटिव्स पे उसकी जिम्मेदारी होती है, इस प्रिजम्पशन के माध्यम से कि वो निर्दोष है। इस तरह से यदि अब इसकी परिभाषा को देखा जाए, इसके एसेंशियल्स को देखा जाए यदि, तो डाउरी डेथ को सेक्शन 80 में, BNS की सेक्शन 80 में बताया गया है। और इसका अर्थ क्या है, तो सेक्शन 80 BNS डिफाइंस डाउरी डेथ एज द डेथ ऑफ ए वुमन काज्ड बाय बर्न्स, बॉडली इंजरी और occurring otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, where it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or his relative in connection with any demand of dowry। इसका मतलब कि धारा 80 में डाउरी डेथ को किस रूप में परिभाषित किया गया है कि किसी विवाहित महिला की मृत्यु जो उसके विवाह से 7 वर्षों के भीतर हुई हो और नॉर्मल सर्कमस्टांस से अलग उसकी डेथ हुई हो, यानी अननेचुरल डेथ हुई हो, यानी जलने से, कोई इंजरी होने से या किसी भी अननेचुरल सर्कमस्टांस में हुई हो, और उसके डेथ के ठीक पहले उसके साथ क्रुएल्टी का बर्ताव किया गया था उसके हस्बैंड या रिलेटिव के द्वारा। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि उसके हस्बैंड या रिलेटिव्स ने ही वो डेथ काज की है। इसी बात को हम कहते हैं डाउरी डेथ। अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, यानी एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 80 क्या है, तो डेथ ऑफ वुमेन अदर देन नेचुरल सर्कमस्टांस विदिन 7 years ऑफ मैरिज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव कनेक्शन विद डाउरी सून बिफोर हर डेथ। यानी अगर आप विश्वविद्यालय के परीक्षार्थी हैं तो आपको यही 7 इंग्रेडिएंट्स लिख देने हैं और इसके बाद इसी में एक एक लाइन आपको बढ़ा देना है, अदरवाइज आपको बहुत कुछ अलग से करना नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा डीप डिटेल जानना है तो हम लोग उस पर बात करेंगे। टू एस्टेब्लिश द ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव, यानी अगर आपको डाउरी डेथ का ऑफेंस प्रूव करना है, यानी हस्बैंड या उसके रिलेटिव के अगेंस्ट डाउरी डेथ को प्रूव करना है, तो प्रोसिक्यूशन यानी विक्टिम की पार्टी क्या क्या उसे साबित करना होगा। डेथ मस्ट बी काज्ड ऑफ मैरिड वुमेन, यानी किसी विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो। सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा। यदि वो अनमैरिड है तो डाउरी डेथ का कोई केस नहीं बनेगा, फिर वो बाकी मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड या किसी तरह का और केस बन सकता है, लेकिन डाउरी डेथ का केस वो नहीं होगा। नेक्स्ट, डेथ मस्ट बी काज्ड बाय बर्न, बॉडली इंजरी और अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी जलने से उसकी मृत्यु हुई हो, किसी इंजरी से हुई हो या अननेचुरल सर्कमस्टांस में डेथ हुई हो। और वो डेथ मस्ट हैव अकर्ड विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, यानी उसकी मैरिज के 7 वर्षों के भीतर हुई हो, तब डाउरी डेथ का केस बनेगा। अब उसके मैरिज को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो ये डाउरी डेथ का केस नहीं बनेगा, बाकी दूसरा केस सब कुछ बन सकता है, यानी मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड या रेसनेस, आप कहें कि नेग्लिजेंस थी या जो कुछ भी होगा, लेकिन ये डाउरी डेथ नहीं होगा। द वुमेन मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट, यानी उस महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न का व्यवहार किया गया हो, और वो क्रुएल्टी यानी सच क्रुएल्टी और हरासमेंट मस्ट हैव बीन बाई हर हस्बैंड और रिलेटिव, यानी उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो। यदि उसके पड़ोसियों ने किया हो, उसके किसी अननोन पर्सन ने किया हो उसके साथ ऐसा,
तो फिर ये डाउरी डेथ का केस नहीं बनेगा, बाकी दूसरा सभी केस बन सकता है। इसके बाद द क्रुएल्टी और हरासमेंट मस्ट बी फॉर इन कनेक्शन विद द डिमांड फॉर डाउरी, यानी दहेज की किसी मांग के संबंध में ये बात हुई हो तब ये डाउरी डेथ का केस होगा। सच क्रुएल्टी और हरासमेंट मस्ट हैव अकर्ड सून बिफोर हर डेथ, और ऐसी जो क्रुएल्टी या हरासमेंट किया गया हो उसकी ठीक डेथ के पहले किया गया हो, यानी डेथ में और उस क्रुएल्टी में लाइव रिलेशन हो, लाइव कनेक्शन हो, तब माना जाएगा कि उनके यानी उस महिला के हस्बैंड या रिलेटिव के द्वारा वो डेथ काज की गई है। अब यदि देखें, जैसा हम लोगों ने पहले बात की कि ये सोशल एविल है डाउरी, तो यदि अगर इसके हम बेस में जाएं अगर, तो डाउरी अपने आप में एविल नहीं थी। उस समय महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा यानी पैतृक संपत्ति में, पिता की संपत्ति में महिला को या लड़की को हिस्सा नहीं मिलता था, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए दहेज के रूप में उसको धन संपत्ति, जवाहरात, जेवर वगैरह दिए जाते थे। तो बाद में जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हुई, अब उनको राइट दे दिया गया प्रॉपर्टी में, तो अब उस रूप में ये रहा नहीं, और पहले भी जब लेने वालों ने इसे अधिकार समझ लिया और उस दहेज के लिए प्रताड़ना स्टार्ट कर दिया, तब ये फिर एविल के रूप में कन्वर्ट हो गया। मसला बस ये। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 7 years विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी 7 वर्ष कम से कम इस मामले में सजा होगी। यदि ये प्रूव हो जाता है कि डाउरी डेथ हुई है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा, और जिसका विस्तार आजीवन कारावास तक हो सकता है। प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 118 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने कहा कि प्रिजम्पशन इसके साथ चलती है। यदि ये प्रूव कर दिया प्रोसिक्यूशन ने कि महिला की डेथ के पहले उसके साथ क्रुएल्टी की गई थी दहेज के संदर्भ में, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, सेल प्रिज्यूम यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है, यानी मैंडेटरी है कोर्ट के लिए कि वो प्रिज्यूम करेगा कि उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने डेथ काज की है। सेक्शन 118 BSA provides that when the question is whether a person has committed dowry death or of a woman and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death, यानी वही जो मैंने पहले बात कही। This presumption is mandatory shifted the burden of proof on the accused, यानी बाकी मामले में, सामान्य मामले में जो अपराध होता है तो वहाँ प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो साबित करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है। लेकिन डाउरी डेथ के केस में केवल वो सर्कमस्टांस दिखानी है प्रोसिक्यूशन को कि क्रुएल्टी हुई थी और क्रुएल्टी के बाद उसी क्रुएल्टी के कारण डेथ हुई, तब कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा अपनी तरफ से ही कि हाँ एक्यूज्ड पर्सन यानी हस्बैंड या रिलेटिव ने ही डेथ काज की है। अब उनको प्रूव करना होगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है हस्बैंड या रिलेटिव पे कि उन्होंने डेथ काज नहीं की है। यही उल्टा हो जाता है डाउरी के डेथ के केसेस में, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है हस्बैंड और उसके रिलेटिव पे। अब इसके बाद केस लॉ क्या क्या है इसमें, तो कंस राज वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2000 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन soon before her death does not mean immediately before but indicates a proximate and live link between cruelty and death। वही जैसा मैंने ऊपर कहा कि ये केवल प्रूव नहीं करना है कि यानी मृत्यु के ठीक पहले क्रुएल्टी की गई, ये साबित करना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये साबित करना आवश्यक है कि डेथ में और उस क्रुएल्टी में प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक था, यानी उसमें संबंध था उस मृत्यु में और उस क्रूरता में, ये साबित करना होता है। नेक्स्ट केस है आपका सतबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, 2021 का ये रिसेंट केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी ऊपर जो बातें की गई हैं उसको माना, रीअफर्म किया, पुष्टि की उसकी, दैट वंस द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 80 BNS आर एस्टेब्लिश्ड, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 118 BSA मस्ट बी ड्रॉन, यानी एक बार यदि धारा 80 के जो इंग्रेडिएंट्स जो ऊपर हम लोगों ने बताए वो प्रूव हो जाते हैं, तब न्यायालय उपधारा करेगा धारा 118 में बताई गई कि उसके हस्बैंड या रिलेटिव ने डेथ काज की है। ये हो गया डाउरी डेथ। अब इसी से जस्ट रिलेटेड है आपका क्रुएल्टी, और क्रुएल्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 86 में और ऑफेंस उसका बताया गया है 85 में, यानी पहले ऑफेंस है बाद में डिफाइन किया गया है उसे। तो यानी सेक्शन जो है 85 ये पनिशमेंट की बात करती है और 86 जो है उसको डिफाइन करती है क्रुएल्टी को। तो अब मीनिंग की बात की जाए कि व्हाट इज़ क्रुएल्टी, तो सेक्शन 85 BNS
criminalize cruelty by husband or his relative towards a married woman was introduced to combat harassment and abuse related to dowry demands. यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाती है और हरासमेंट और क्रुएल्टी को रोकने का एक मैकेनिज्म तैयार करती है जो कि डाउरी के डिमांड के संदर्भ में हो। अब डिफिनीशन ऑफ क्रुएल्टी क्या है, तो अंडर द सेक्शन 86 BNS क्रुएल्टी इंक्लूड्स क्या क्या है इसमें, एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड और cause grave injury or danger to life, limb or health, mental और physical। यानी कि कोई ऐसा स्वैच्छिक आचरण जिसके कारण महिला जो है वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो या उसके जीवन या किसी अंग या स्वास्थ्य पर घातक इंजरी हो, और वो चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, यानी मेंटल इंजरी को भी हम यहाँ पे शामिल करते हैं। इसके बाद या तो फिर क्या हो, हरासमेंट हो उसका, यानी प्रताड़ित किया जाए उसे। किस लिए प्रताड़ित किया जाए कि डाउरी की डिमांड के संदर्भ में, विथ ए व्यू टू कोर्सिंग हर और हर रिलेटिव टू मीट एनी लॉफुल डिमांड फॉर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और ऑन अकाउंट ऑफ फेल्योर टू मीट सच डिमांड। यानी जो महिला है उसके किसी माता या पिता से या भाई से डिमांड की गई डाउरी की, और वो डाउरी की डिमांड को फुलफिल करने में फेल करते हैं, तब उसी संबंध में उसको हरास किया जाता है। तो इसी बात को हम यहाँ पे क्रूएल्टी के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद एसेंशियल्स की बात की जा रही है कि क्या क्या एसेंशियल्स होंगे इसके, यानी धारा 86 के तो या 85 के, तो द वुमन मस्ट बी मैरिड, विवाहित महिला हो। सी मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी और हरासमेंट, क्रूएल्टी में बी फिजिकल और मेंटल, सच क्रूएल्टी मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड बाई हस्बैंड और रिलेटिव, यानी कि वही विवाहित महिला के साथ क्रूरता किया गया, और क्रूरता कैसी होगी जो ऊपर आपने देखा अभी, और ये फिजिकल मेंटल किसी भी तरह की हो सकती है, और उसके हस्बैंड या रिलेटिव के द्वारा क्रूरता की जाए, यानी गांव मोहल्ले या बाहरी कोई अननोन पर्सन के द्वारा क्रूरता की जाए, तो वो दूसरे ऑफेंसेस में जाएगा, इस क्रूएल्टी में नहीं आएगा, सेक्शन 85 या 86 में। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या है, तो इसके लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन। और इसका नेचर क्या है ऑफेंस का, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ये इसका ट्रायल होता है, और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। हाँ, ये अलग बात है कि सेक्शन 528 में हाई कोर्ट इसमें इसको कंपाउंड कर सकता है, लेकिन जनरली ये कंपाउंडेबल नहीं है। अब इसी तरह से केस लॉ की बात करें तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस ओरीलाल जायसवाल का ये 1994 का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट क्रूएल्टी मस्ट बी ऑफ सच ए नेचर दैट इट हैज़ ए डायरेक्ट नेक्सस विद सुसाइड और ग्रेव इंजरी। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर कहा कि क्रूएल्टी और डेथ के बीच में संबंध होना चाहिए, तो यहाँ भी वही बात की जा रही है कि डायरेक्ट नेक्सस हो, सुसाइड अगर उसने वुमन ने किया हो उसी क्रूएल्टी के कारण, तो उस सुसाइड में और क्रूएल्टी में संबंध हो, या उसको इंजरी हुई हो तो इस इंजरी में और क्रूएल्टी में संबंध हो। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या कहा कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट कासन्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A, यानी पुरानी IPC की धारा ये है, तो चूंकि मामला पुराना है, अभी BNS लागू नहीं था, तो यहाँ पे कोर्ट के अपने वर्डिक्ट में मेंशन है 498A, और अब ये 80 BNS हो चुका है, एंड लेड डाउन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अननेसेसरी अरेस्ट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्रूएल्टी के सेक्शंस का या इसके एलिगेशंस का मिसयूज हो रहा है, इसलिए पुलिस को अरेस्ट करते समय सावधान रहना चाहिए, और इसी संदर्भ में कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की कि किस तरह से कैसे क्रूएल्टी के मैटर में अरेस्ट किया जाना चाहिए। अब रिलेशनशिप बिटवीन सेक्शन 80 एंड 85, यानी डाउरी डेथ में और क्रूएल्टी में संबंध क्या है, तो सेक्शन 85 डील्स विथ क्रूएल्टी वाइल सेक्शन 80 BNS डील्स विथ द डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम सच क्रूएल्टी रिलेटेड टू डाउरी डेथ। यानी कहा जा रहा है कि धारा 85 जो है वो क्रूरता से संबंधित है, और 80 जो है वो डाउरी डेथ से संबंधित है, जो कि उसी क्रूरता के कारण डेथ के रूप में परिवर्तित होती है। ए पर्सन कैन बी चार्ज अंडर बोथ सेक्शंस एज क्रूएल्टी इज ऑफ्टन ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस लीडिंग अप टू डाउरी डेथ। यानी किसी व्यक्ति को दोनों धाराओं के लिए आरोपित किया जा सकता है, क्योंकि उसके साथ पहले क्रूरता होगी और वही क्रूरता डाउरी डेथ में परिवर्तित हो सकती है। अब इसके बाद प्रूफ ऑफ क्रूएल्टी अंडर सेक्शन 85 ऑफ्टन फॉर्म्स द फाउंडेशन
फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 80, यानी वही संबंध बताने की कोशिश की जा रही है कि धारा 85 में बताई गई क्रूरता ही दहेज हत्या के लिए एक आधार तैयार करती है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? सेक्शन 80 एंड 85 टुगेदर फॉर्म ए कम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू एड्रेस डाउरी रिलेटेड क्रुएल्टी एंड डेथ, while section 80 aims at preventing cruelty and an early stage, section 80 imposes stringent punishment when such cruelty culminates in unnatural death of a married woman. The statutory presumptions under the Sakshya Adhiniyam strengthen prosecution and reflect the legislature intent to combat the social evil of dowry effectually. यानी कि धारा 80 जो है वो डाउरी डेथ की बात करती है और धारा 85 क्रुएल्टी की, और दोनों मिल करके इस अपराध को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां 80 जो है वो डाउरी डेथ के रूप में उसे समाप्त करने की बात कर रही है और 85 जो है क्रुएल्टी के रूप में कर रही है। और साक्ष्य अधिनियम की धाराओं की बात की जा रही है। साक्ष्य अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं वो प्रिजम्पशंस करके, उन प्रिजम्पशंस के माध्यम से प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट मिलता है, ताकि हमारे जो विधि के निर्माता हैं उन्होंने इसे प्रभावी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की है। उनका इंटेंशन पता चलता है इस बात से कि उन्होंने साक्ष्य अधिनियम में ऐसा प्रावधान डाला। अब ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप और दूसरे किस तरह के वीडियो आपको चाहिए इस बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये वीडियो जो नए आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरे किस तरह के से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या आप और भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उस तरह से उसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे और उस तरह के वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।